नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न आने की संभावना है आपके प्रारंभिक एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम में। और यह न्यायिक सेवा का जो एग्ज़ाम है यह आपको पता ही होगा 3 स्तर पर होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो यह पहला चरण होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपको 150 प्रश्न जो है वो लॉ पेपर से रहता है बिहार में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस प्रश्न का उस एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना हो, उन्हीं को देखने का हम प्रयास करते हैं। और इस कोरोना महामारी के समय आप घर में ही रहें, सेफ रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई को लगातार और निरंतर बना कर रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल यह लॉकडाउन ख़त्म ही होगा। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम का दौर शुरू होगा। तो यह कतई ना समझे कि लॉकडाउन है तो हम भी पड़े रहते हैं, हम भी सोए रहते हैं, जब खुलेगा तब देखा जाएगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, विलम्ब हो जाएगा। इस कारण से आप हमेशा, वैसे भी कहा भी जाता है कि न्यायिक सेवा का जो छात्र होता है, मतलब कि पीसीएस लेवल का जो भी छात्र हो, चाहे पीसीएस जे हो चाहे पीसीएस का हो, उस छात्र को हमेशा सजग रहना पड़ेगा। और चौमुखी विकास मतलब क्या, उसे दुनिया की घटनाओं को नज़र में रखते हुए अपने आप को उस अनुरूप ढालना है, एग्ज़ाम के अनुरूप, तभी आप सफल होंगे। आप यह सोचेंगे कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों नहीं तो उस दिन पढ़ लेंगे, तो यह कहीं ना कहीं आपको विफलता की ओर ले जाएगी। और हमेशा उस व्यक्ति से मिले जो आपको डायमंड समझता हो, उस व्यक्ति से ना मिले जो आपको कोयला समझता हो। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहेंगे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। कभी अपना पर्सनैलिटी देखा, कभी अपना फेस देखा? नहीं। हमें उनकी बातों की बजाय उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें डायमंड समझते हैं। जब भी आपका मन निगेटिविटी की तरफ जाए तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को कॉल करें जो आपको प्रोत्साहन कर सके, जो व्यक्ति खुद पॉजिटिविटी हो, जिस व्यक्ति में सिर्फ़ और सिर्फ सकारात्मकता हो, जो आपको सकारात्मक बोल सकें, जो आपको यह कह सके कि तुम डायमंड हो, तुम हीरा हो, तुम वह सब कर सकते हो जो कोई और कर चुका है या जो करेगा। वह सब तुम्हारे में योग्यता है, बस तुम्हें करना है। तब आप देखिएगा कि उस व्यक्ति की तुलना में आपको इस व्यक्ति से बात करना अच्छा लगेगा। इस कारण से इस माहौल में आप हमेशा, खास करके मॉर्निंग के समय में आप प्रयास करें कभी कभी मोटिवेट हो जाने का। क्योंकि मॉर्निंग के समय में आप यदि मोटिवेट होते हैं तो पूरा दिन आपको एनर्जी बना रहेगा। और मोटिवेट सिर्फ देखना वीडियो या किसी से होना नहीं, जब भी होइएगा उसी समय उस चीज़ को आप तत्क्षण अपने जीवन में उतारिएगा और प्रैक्टिकली करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज़ द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? कौन सा? तो ट्रैफिक क्रैश। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। विश्व बैंक मतलब क्या? डब्ल्यू बैंक। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, जो अमेरिका की राजधानी है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। विश्व बैंक जो है यह लॉन्ग टर्म ऋण प्रदान करता है, यह भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर चलते हैं हम लोग। ए अपना मकान बी को 5 लाख में बेचने का प्रस्ताव करता है। बी मकान को 4 लाख रुपए में खरीदने के लिए राजी हो जाता है। बी का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए स्वीकृति, ऑप्शन बी प्रस्थापना है, ऑप्शन सी प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है, ऑप्शन डी अस्थायी या निरंतर प्रस्थापना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रस्थापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के सभी सदस्य विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता भी रखते हैं। दूसरा, WTO की स्थापना मार्ग के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल दो जो है वह सही है। WTO की स्थापना जो है वो मार्केट समझौता के तहत हुआ था। वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क ने ख से पूछा, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, कीमत क्या होगी? ख ने उत्तर दिया कि कीमत 20,000 से कम नहीं होगी। क इसे 20,000 में खरीदने का इच्छुक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक प्रस्ताव था पर स्वीकृति नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रतिष्ठा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, मानहानि केवल भारत में एक नागरिक अपराध हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केवल एक जो है वह सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां पर प्रस्तावक स्वीकृति को सुनता है। ऐसा प्रावधान है। ऑप्शन ए, संविदा अधिनियम की किसी धारा में नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है। ऑप्शन बी, धारा 2 में। ऑप्शन सी, धारा 3 में। ऑप्शन डी, धारा 4 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संविदा अधिनियम की किसी भी धारा में नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है। नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत और मालदीव सार्क के सदस्य देश हैं लेकिन SASE नहीं हैं। नंबर 2, मालदीव में तख्तापलट की कोशिश को बेअसर करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों की सहायता की थी। नंबर 3, एक्विरिन भारत और मालदीव का संयुक्त सेनाभ्यास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, 2 और 3। ऑप्शन सी, केवल 1। ऑप्शन डी, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा सही नहीं है यहाँ पर यह पूछा है। नेक्स्ट, एक्स ने एक विज्ञापन के माध्यम से 5,000 का पारितोषिक किसी को भी देना प्रस्तावित किया जो उसके खोए हुए पुत्र को वापस ले आएगा। वाई एक्स के पुत्र को लाता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वाई पारितोषिक पाने का हकदार होगा? ऑप्शन ए, जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो और उसको लाया हो। ऑप्शन बी, जब उसने पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो वह पारितोषिक के बारे में नहीं जानता था परंतु पुत्र को लाने के पहले विज्ञापन के बारे में जाना गया था। ऑप्शन सी, जब वो एक्स के पास पुत्र को लाने के समय तक विज्ञापन के बारे में नहीं जानता था। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो और उसको लाया हो। नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति के नियम को लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहला आंसर है वो सही है। नेक्स्ट, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के वाद में क्या निर्णित किया गया था? तो लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के वाद में प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए यह बतलाया गया था न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट, हांगकांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हांगकांग एक देश 2 प्रणालियों के सिद्धांत द्वारा शासित है। दूसरा, यह पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था लेकिन 1997 में मुख्य भूमि चीन को सौंप दिया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ना तो एक और ना ही, मतलब दोनों का क्या है, गलत है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आदेश की अपील होगी? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑर्डर नंबर 11 रूल नंबर 23 के अधीन आदेश। नेक्स्ट, विदेशी योगदान विनियम अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वित्त मंत्रालय द्वारा
FCRA अधिनियम 2010 लागू किया गया था। दूसरा, यह संबंधित मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की असीमित स्वतंत्रता देता है। तीसरा, FCRA संशोधन अधिनियम 2020 सार्वजनिक कर्मचारियों को विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल 2 जो है वह सही है। नेक्स्ट, प्रत्यार्थी अपील सुनवाई के लिए नियत दिनांक की सूचना तामील से डिक्री के विरुद्ध प्रत्याक्षेप कितने समय में कर सकेगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1 माह के भीतर। नेक्स्ट, बजट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। दूसरा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में प्रस्तुत किया गया था। तीसरा, एक बजट को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें बजट की प्रस्तुति, इसकी जांच और वित्त विधेयक पारित करना शामिल है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 2 और 3। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 42 में वर्णित है। मतलब कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 42 में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अपीलीय डिक्रियों के बारे में ऑर्डर नंबर 42 में बतलाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का चुनाव आयोग ECI राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। यह तो एकदम सही है। दूसरा, चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में सलाहकार क्षेत्राधिकार उपलब्ध है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 और 2 दोनों कथन इलेक्शन कमीशन के संबंध में सही है। इलेक्शन कमीशन का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबों का चुनाव कराने का जो दायित्व है वह चुनाव आयोग का होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का भी अधिकार चुनाव आयोग के पास है। मतदाता सूची तैयार करवाना भी चुनाव आयोग का यह कार्य है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, अस्थावर संपत्ति के हर विक्रय पर क्रेता द्वारा क्रय धनराशि में कितनी प्रतिशत राशि का निक्षेप किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 25%। कितना? तो 25%। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सदस्य लगातार 2 कार्यकालों की सेवा के बाद फिर से चुनाव के लिए पात्र नहीं है। दूसरा, कुछ सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा कथन सही है यहाँ पूछा? तो केवल 1। नेक्स्ट, क्रय धन क्रेता द्वारा कितने समय के अंदर न्यायालय में जमा किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 15 दिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रावधान कुर्क की गई संपत्ति के दावों और आपत्तियों के न्याय निर्णयन की बात करता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑर्डर 21, रूल 58, ऑर्डर 21 और रूल 58 के तहत यह बतलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 87 भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष पते के लिए प्रदान किया गया है। ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रपति का पता सरकार की नीति का विवरण है। तीसरा, राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद के पहले सत्र के प्रारंभ में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन सा सही है? तीनों का तीनों सही है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1923 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16 में निम्नलिखित में से किसका उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी करना ऑर्डर 16 में दिया गया है। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ACI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ACI की स्थापना के लिए आधार प्रदान करता है। दूसरा है, मध्यस्थों की सभी नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित संस्था द्वारा की जाएगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल एक। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 16 क में यथा परिभाषित कारागार में सम्मिलित है। कारागार में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए में क्या है? ऐसा कोई स्थान जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया हो, या कोई सुधार गृह, बोर्टल संस्था या इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था, यह भी जेल की श्रेणी में आएगा। ऑर्डर 16 क के अंतर्गत यह बतलाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय किस द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है? कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जो इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, स्वस्थ ग्रह में निवेश करें। यह तीनों रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 26 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दशा में कारागार का अधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद, किसके आदेश के बावजूद? न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसी बंदी को साक्ष्य देने के लिए हाजिर करने से इनकार कर सकता है? किसके बावजूद भी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जब चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया हो कि बंदी बीमारी के कारण कारागार से हटाए जाने योग्य नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न को धीरे धीरे आप पढ़िएगा तो आपको यह सारा प्रश्न समझ में आ जाएगा, और इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है, यह भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, भौगोलिक संकेत जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जीआई विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ के समझौते द्वारा शासित है। दूसरा, भारत में एक भौगोलिक संकेत का पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। कौन होगा इसमें से कौन सही है, यह पूछ रहा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, वाक पत्र को नामंजूर किया जा सकता है, किसे? तो वाक पत्र को कहाँ कहाँ? तो जहाँ वाद हेतु प्रकट नहीं करता है, जहाँ यह 2 प्रतियों में नहीं भरा है, जहाँ वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत है होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत न्याय रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर राज्यों को रैंक करता है। नंबर 2, तमिलनाडु में महिला पुलिस अधिकारियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। नंबर 3, सिक्किम में महिला हाईकोर्ट न्यायाधीशों का प्रतिशत सबसे अधिक है, जबकि बिहार में उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन में डी राइट आंसर। तीनों का तीनों कथन जो है यह सही है। 30 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया कि समन के तामील होने की तिथि के 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कैलाश बनाम ननकू। कैलाश बनाम ननकू के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि समन के तामील होने की तिथि के 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचार में देखा गया ग्रेट रीसेट पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? कौन सा पहल? तो ग्रेट रीसेट पहल तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 33, जहाँ वाद पत्र अस्वीकार मतलब क्या नामंजूर हो चुका हो तो वादी उसी वाद पत्र के बारे में डैश। ऑप्शन ए, नया वाद पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी, नया वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नया वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्रश्न संख्या 34, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर की जाती है। दूसरा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा, राष्ट्रपति के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय अंतिम है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 34 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, कृपा शंकर ने मोहन पर धन का वाद लाया। बाद में कृपा शंकर के बाद पत्र में संशोधन की प्रार्थना की। न्यायालय ने 12 मार्च 1988 को आदेश की अनुमति प्रदान की और सुनवाई की अगली तारीख 31 मार्च 1989 रखी। कृपा शंकर ने उपर्युक्त तिथि तक संशोधन नहीं किया। इसका सही स्थिति आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए में क्या दिया हुआ है? तो न्यायालय द्वारा आदेशित संशोधन को अंकित करने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 36, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए और बी दोनों हिसाब। ए में क्या है? विलंब को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया हो। बी, न्यायहित में ऐसा करना आवश्यक है। तो यह दोनों परिस्थिति में किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 37, सत्र न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां दी गई है। सत्र न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां जो है वह दी गई है दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं नहीं। ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध का परिसीमा काल के अवसान के बाद संज्ञान ले सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, धारा 473 के तहत। नेक्स्ट, फौजदारी प्रक्रिया संहिता में निर्धारित सीमा की अवधि निम्नलिखित में से किसके तहत आने वाले अपराधों पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। आयकर अधिनियम 1961 का 43, सीमा कर अधिनियम 1962 का 52, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का 42, उपर्युक्त सभी अवधि जो है इस अवधि में यह लागू हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस अपराध के लिए जो सिर्फ आर्थिक दंड से दंडनीय है उस मामले में परिसीमा काल है 6 माह का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी। नेक्स्ट, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा, सेशंस न्यायाधीश द्वारा, अपर सेशंस न्यायाधीश द्वारा। यदि उसे सेशंस न्यायाधीश द्वारा उस मामले का अंतरण किया गया हो। उपर्युक्त सभी मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यायालय के निर्णय से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, धारा 307। नेक्स्ट, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 या धारा 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या मतलब झूठा साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमादान किया गया था, यह कौन प्रमाणित करेगा? तो लोक अभियोजक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 के अंतर्गत एक सा अपराधी जो क्षमादान की शर्तों को पूरा नहीं करता का झूठा साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण हो सकता है, लेकिन निम्न की अनुमति से। तो उच्च न्यायालय की अनुमति से, हाई कोर्ट की अनुमति से। और उच्च न्यायालय का चर्चा आपको पता होगा भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। और वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है? क्या दांडिक न्यायालय जो है उसके सामने जो पेश किया गया है दस्तावेज, क्या उसे वो परिबद्ध कर सकता है?
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यस वह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित किए गए हैं? धारा 105 ए के तहत यह किया गया है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की कौन सी धारा विदेशी सरकारों के साथ केंद्र सरकार द्वारा संधि के माध्यम से पारस्परिक व्यवस्था द्वारा शमन वारंट न्यायिक प्रक्रिया जारी करने की व्यवस्था रखता है? तो धारा 105 ए के तहत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के लिए 8-7 संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आईईए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम CETP 2017 में आईईए द्वारा शुरू किया गया था। इसमें से कौन इसका आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मतलब एक और दो दोनों कथन जो है यह सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 49, कोई पक्षकार CPC के अनुसार संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिन तक अभिवचनों में संशोधन नहीं करता तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकेगा? 14 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति की वीटो पावर में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी क्या है? तो डी में दिया गया है, बिल को राष्ट्रपति द्वारा निरपेक्ष वीटो के द्वारा अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है राष्ट्रपति के वीटो पावर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल को राष्ट्रपति द्वारा निरपेक्ष वीटो के द्वारा अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद से भी इस 50 में से देखें कि आप कितने प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। इससे आप अपनी तैयारी की भी जांच कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में मात्र आपका 1 सेकेंड लगेगा और आपका 1 सेकेंड जो है वो हमें मोटिवेट करेगा और हम और अधिक से अधिक आपको ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।